अध्याय 2 देख रहे हैं। नए राज्य और साम्राज्य, चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने बात की थी कलहन साहब की। कलहन साहब ने कश्मीर के जो राजा हैं उनके बारे में पोएम्स लिखी थी रजत रंगीनी में, और वो बड़ी क्रिटिकल थी, प्रशस्ति की तरह नहीं थी। प्रशस्ति में केवल तारीफ हुआ करती थी। फिर हमने बात की थी वॉरफेयर फॉर वेल्थ। इसका मतलब ये है कि युद्ध किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए। तो होता ये था कि मान लीजिए एक डायनेस्टी है और ये दूसरी डायनेस्टी है। हमेशा ये डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी या एक राजवंश दूसरे राजवंश के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था या उसका नियंत्रण करने की कोशिश करता था, जिसके लिए अमूमन लड़ाइयां होती थी, संघर्ष होते थे। एक इसमें इंपॉर्टेंट जगह यहां पर मैं आपको इस चित्र में ले चलता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो थी जिसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, वो था ये कन्नौज का इलाका। आप देखेंगे कि ये गंगा की घाटी है, बहुत बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर और बहुत सेंट्रली लोकेटेड है कन्नौज। तो इसके लिए तीन, मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन, पहले बता दूं कौन कौन है इसमें। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही तीन हो गए ना। तीन लोग आपस में, तीन डायनेस्टीज, राजवंश आपस में इस जगह के कंट्रोल के लिए लड़ते रहे और इसी को कहा जाता है त्रिदलीय संघर्ष। क्या कहा जाता है? ट्राई पार्टाइड। ये हिस्टोरियंस कहते हैं इसको। ट्राई, ट्राई मतलब तीन, पार्टाइड मतलब पार्टी, तीन दल, स्ट्रगल मतलब लड़ाई, युद्ध। तो इसके लिए काफी लड़ाइयां हुई। अब होता यह था कि जैसे कोई राजा है, अब हमने पहले जब बात की थी तो हमने देखा था कि जैसे जो बड़े बड़े राजा थे वो क्या करते थे, अगर कोई किंग है तो वो बनाता था टेम्पल, बड़े बड़े टेम्पल बनाता था। और टेम्पल, और इन टेम्पल, इन मंदिरों से वो दिखाता था कि उसके पास कितना वेल्थ है, कितना पावर है, कितनी सत्ता है, कितना रिसोर्सेस है, संसाधन। अब अगर आप देखेंगे कि चोर जो होता है वो कम से केवल ये देखता है कि किसके जेब में ज्यादा पैसा है या जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी पे वो अटैक करता है। किसी गरीब पे क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको। सेम चीज यहां होती है कि जब मैंने आपको बताया कि एक डायनेस्टी जो है दूसरे डायनेस्टी पे नियंत्रण करना चाहती थी या फिर कंट्रोल करना चाहती थी, तो होता यह था कि मान लीजिए यहाँ के राजा ने एक टेम्पल बना दिया, तो ये जो टेम्पल है यहां का राजा इस पे अटैक करेगा और इस टेम्पल, क्योंकि इस पे बहुत पैसा होता था, इस टेम्पल को या तो तोड़ देगा या इस टेम्पल से पैसा लेके चला जाएगा। मेन चीज ये होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पल थे वो यहां पर इस जमाने में अपना पावर दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वही जगह थे। और एक दूसरे पे अटैक करने का मतलब बेसिकली टारगेट होता था कि भाई टेम्पल पे अटैक किया जाए, क्योंकि टेम्पल बहुत ज्यादा पैसा था, टेम्पल बहुत ज्यादा रिच थे। अब जब ये बात, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस के किसी चोर को पता चल गया कि आपने ऐसा ऐसा कर रखा है, आपके पास अथाह पैसा है और आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो जो पड़ोस से बगल में बगल वाला मोहल्ला होगा उसको भी यही लगेगा। तो बिल्कुल, जब यहां इनको लग रहा है, इसको इनके साथ लग रहा है, तो यहां वाले को भी लगेगा। तो ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक गज्जन जगह की बात करें हम, गज्जन, गजनी। गजनी राजधानी थी किसकी? महमूद गजनवी की। किन साहब की? महमूद गजनवी की। ध्यान रखिएगा, इनका नाम सुल्तान महमूद लिखा है। कई जगह पे आप महमूद गजनवी या महमूद गजनी सुनेंगे। तो अफगानिस्तान के उस जमाने के बहुत बड़े रूलर हुए, उनका नाम था सुल्तान महमूद। गजनी के थे, गज्जन इलाका है ये। एक गज्जन इलाका मैं लिख देता हूं, ये गज्जन इलाका है, इसीलिए ये इनकी राजधानी गजनी में थी। और इन्होंने जो राज किया वो किया 997 से लेकर 1030 तक। अब ये जो साहब थे इन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रोल अपना बढ़ाया, बहुत जगह बढ़ाया। ये ईरान तक चले गए, सेंट्रल एशिया पे आ गए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे चले गए, सब कॉन्टिनेंट के बहुत जगह ये आए। तो मेन चीज ये थी कि इनको जब ये अंदाजा हुआ या इनको जब पता चला कि यहाँ जो हिंदुस्तान में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो टेम्पल्स बनते हैं इनके पास काफी पैसा है, और वो पैसा है उसी टेम्पल में दिखाते हैं, या पैसा टेम्पल में बहुत होता है, तो ये सीधा आते थे और टेम्पल पे अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की संस्कृति देखें तो यहाँ के हिसाब से टेम्पल बड़े पाक होते हैं, या जब बाहर की संस्कृति देखेंगे उनके लिए टेम्पल एक बस स्ट्रक्चर है। तो ये आते थे, यहाँ से पैसा लेके चले जाते थे। तो ये जो काम किया इन्होंने हर साल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल एवरी ईयर ये साहब जो है ये आते थे और टारगेट करते थे मंदिरों को, हमारे मंदिरों को। और एक यहाँ पर आप जो
देख रहे हैं टूटा फूटा मंदिर, वो है सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में, ये सोमनाथ का मंदिर है जो महमूद गजनवी आए, यहां से पैसा ले गए, तो जो भी तोड़ फोड़ हुई वही आप देख रहे हैं। अब जो भी ये पैसा ले गए उन्होंने, ये देखिएगा, ये जो मैं आप दिखा रहा हूं इलाका, ये है गजनी का इलाका है। वहां पर इन्होंने अपना बेसिकली, यहां से पैसा जाएंगे तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो अपनी राजधानी को बनाने में लगाया, राजधानी को बनने में लगाया। लेकिन एक चीज हुई इसमें, एक चीज ये हुई कि महमूद गजनवी का काम ये था, वो आता था और बस एक टेम्पल को तोड़ा या फिर एक टेम्पल से पैसे लिए और बस भाग चला गया वापस। लेकिन अब इनको ये ख्याल आया कि जहां मैं जिन लोगों को जाके हरा के आ रहा हूं या जिनको कॉन्कर करके आ रहा हूं, जीत के आ रहा हूं, उन लोगों के बारे में पता तो चले। एक इच्छा हुई इनकी, तो इन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी साहब ने अल बिरूनी साहब, ये जो साहब है, इनको कहा कि ऐसा है, ये बड़े इंटेलिजेंट साहब थे उस जमाने में, इनको कहा कि ऐसा है, मुझे जरा हिंदुस्तान के बारे में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताओ यार। तो उसने कहा ठीक है, हम लिख देते हैं। तो इन्होंने अल बिरूनी साहब ने महमूद गजनवी के कहने पर एक किताब लिखी जिसको कहते हैं किताब अल हिंद। क्या नाम है? किताब अल हिंद इन्होंने लिखी। और आज के जितने भी हिस्टोरियंस हैं, आज के जितने भी इतिहासकार हैं, उनके लिए किताब उस जमाने के का सजीव चित्रण है कि उस जमाने में क्या हुआ था। राइट, ये मैंने एक आपको वॉरफेयर बता दिया, एक युद्ध बता दिया, या युद्ध किस तरीके से होते थे। एक और बताता हूं आपको, ये है इन चौहानों का चौहमांस। पहले मैं आपको दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में तरोताजा हो जाए कि जिस इलाके को हमने शुरुआत में बताया था, ये चौहमांस दिल्ली अजमेर का इलाका है ये, और चौहमांस जो है आगे चल के चौहान कहलाए। तो इन चौहानों के बारे में ये है कि ये जो चौहान थे, दिल्ली अजमेर का इलाका ये था जिसपे ये कंट्रोल करते थे, और फिर इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया। जैसे ही वो आगे आए तो इनको आगे आना था, तो इधर आए, इधर चले गए। तो जहां पर वो नीचे की तरफ आए तो यहां पर इनको चालुक्य जो है उन्होंने रोका। और यहां पर आप देखिएगा गुजरात के जो चालुक्य थे उन्होंने रोका। और जैसे ही वो वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इस तरफ ये चले गए तो यहां पर इनको गढ़वालियों ने रोका। गढ़वाल आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो वहां आपको दो प्रजातियां मिलेंगी, दो अलग अलग बाइफर्केशंस मिलेंगे। कुछ गढ़वाली होते हैं, कुछ कुमाऊनी होते हैं। अगर देहरादून का इलाका हो जाएगा तो गढ़वाल हो जाएगा, अगर आप नैनीताल की तरफ निकल जाए तो कुमाऊनी हो जाएगा। तो गढ़वाल जो लोग थे उन्होंने इनको रोका। किनको रोका? चौहानों को, चौहमानों को। इसलिए अगर आप देहरादून या इस इलाके में आएंगे तो आपको बहुत सारे चौहान मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का नाम चौहान है यहाँ पे। अब जो सबसे जबरदस्त चौहान हुए जिनका हम नाम जानते हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, नाम याद रहेगा। देखिए यहां पर भी दिया हुआ है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब इनका नाम क्यों हम जानते हैं, अब सुनिए। इनके सामने कौन है ये साहब? इनका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज साहब ने मोहम्मद गौरी साहब को हरा दिया। किसको हराया? पहले मैं बता दूं, ये 1168 से लेकर 1192 तक इन्होंने ये रहे। और इन्होंने अफगान रूलर, अफगानिस्तान की ही बात हो रही है, अफगान रूलर एक मोहम्मद गौरी साहब भी थे, इनको इन्होंने हरा दिया 1191 में। बस उसके बाद इनका नाम हुआ। लेकिन 1192 एक ही साल बाद मोहम्मद गौरी ने इनको, चौहान साहब को फिर से हरा दिया। ठीक, और शायद इनकी मृत्यु भी ऐसी हो गई थी कि 1192 की बात हो रही है, 1192 में तक इनकी जिंदगी बताई गई है, तो शायद इनकी मृत्यु भी हो गई। अब हम जरा चोल पे चाहते हैं। हमने बार बार बात की ये सीसीपी की, चोल चेरा पांड्या, लेकिन हम जब चोल की बात करते हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको इनका इलाका दिखा दूं। ये इनका चेंज होता हुआ बाउंड्री है, लेकिन ये पूरा इलाका इनके पास था। इसमें काकातीय की भी बात होगी, इसमें चोलास की बात होगी, इसमें तंजावुर की बात होगी, और गंगई कोंड चोलपुरम इसकी बात भी हो गई, उरैयार की बात भी होगी। ये उरैयार का नाम लेने वाला हूं मैं, तंजावुर का नाम लेने वाला हूं, और ये नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां पर है। ठीक है, चोलास की बात हो रही है। अच्छा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल होगा कि चोल आए कहां से, इनकी मतलब डायनेस्टी की शुरुआत कहां से हुई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये जो कावेरी का डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, ऐसे लिखता हूं, कावेरी का जो डेल्टा है, कावेरी का जो त्रिकोण बनता है, कावेरी जब समुद्र से मिलती है, यहां पर एक छोटी फैमिली थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी फैमिली थी। उस फैमिली का नाम था मुत्तारायार।
ये नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना। छोटी फैमिली थी, मतलब उसका कंट्रोल था यहाँ पर, ठीक है। अब ये लोग जो थे ये किसके अंडर में थे? ये पल्लवास के अंडर में थे। किसके अंडर में थे? पल्लवास के अंडर में थे, ठीक है। जो पल्लवास कहाँ का? कांचीपुरम, कांचीपुरम की बात हो रही है, केएम कर देता हूँ, कांचीपुरम पल्लव, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं विजयालय की। ये जो है इनका नाम याद रखिएगा, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फाउंडर रहे चोला राजवंश के। तो विजयालया, विजयालया, ये जो विजयालय है जो कि कहां से थे? चोल की बहुत पुरानी फैमिली, उसके एक मेंबर थे। और ये फैमिली कहां की थी? मैंने आपसे कहा था उरैयार का नाम लूंगा, उरैयार, उरैयूर, ठीक। तो आप समझ गए, मुतैयार के पास ये डेल्टा था, विजयालय, और ये मुतैयार पल्लवा से रिलेटेड थे, और विजयालय जो थे चोल से रिलेटेड थे, और उरैयार के उरैयूर की बात कर रहा हूं, ठीक। इन्होंने क्या किया? विजयालय ने इन मुतैयार से को हरा दिया और इनसे ये डेल्टा ले लिया। विजयालय ने ये जो डेल्टा है, ट्रायंगल बना देता हूं, कावेरी डेल्टा इन्होंने किन से ले लिया? मुतैयार लोगों से ले लिया। कब लिया? 19th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि आप 9th सेंचुरी है ये, 9th सेंचुरी का मतलब हुआ 850 के अराउंड, 850 के करीब इन्होंने ले लिया, ठीक। अब समझ में आ गया कि चोल की कहां से शुरुआत हुई? चोल की शुरुआत यहां से हुई, और उन्होंने फिर ये जो तंजावुर, मैंने कहा था तंजावुर का नाम लेने वाला हूं, तंजावुर जो टाउन है वो बसाया, और साथ में यहां पर ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर है निशुंभ सूदिनी। किसका है? निशुंभ सूदिनी, NSI लिख रहा हूं, निशुंभ सूदिनी, ये है उनका मंदिर बनाया। तो दो चीजें इन्होंने की, तंजावुर एक सिटी बिल्ड की, और साथ में एक निशुंभ सूदिनी का मंदिर बनाया। ध्यान रहेगा, विजयालय जो थे वो शुरुआत उन्होंने की चोल की। इसके बाद इनकी कहानी आगे बढ़ गई, ठीक। ये विजयालय जो थे उसके बाद इन्होंने बहुत सारी अपना रीजन बढ़ाया। ये जो है पल्लव हो गए, पांडव हो गए, उन सब जगह इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की, और बहुत जगह ये सक्सेसफुल भी हुए। अब यहां पर विजयालय की बात हो गई। विजयालय के बाद आए राजराजा प्रथम, राजराजा वन। ये साहब हैं, ये राजराजा वन, ये विजयालय के बाद सबसे पावरफुल चोला रूलर साबित हुए। ये बने 1985 में, 985 में, सॉरी 985 में, फिर से लिख देता हूं, 985 में ये किंग बने, राजा बने, और इन्होंने भी वही काम जारी रखा, बहुत एरिया इन्होंने बढ़ाया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एम्पायर था चोल एम्पायर का, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन कर देता हूं, उसको रीऑर्गेनाइज किया, एक तरीके से व्यवस्थित किया। इसके बाद जो राजराजा है, राजराजा वन के पुत्र, उनके बेटे का नाम है राजेंद्र वन। वैसे तो राजेंद्र होगा, वन तो हम लोगों ने लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे नाम एक जैसे हैं, इसलिए राजेंद्र वन। ये जो है राजेंद्र चोला, इन्होंने भी ये काम किया। जो राजराजा प्रथम है उनकी सारी जो पॉलिसीज, इसको आगे बढ़ाया। फिर ये कहाँ कहाँ गए देखिएगा, ये गए यहाँ पर श्रीलंका कंट्रोल किया इन्होंने, ये वाला इलाका जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कह रहे हैं, बहुत इलाकों में ये राजेंद्र वन भी गए। यानी कि 3 नाम हो गए, विजयालय, राजराजा वन और राजेंद्र वन, ठीक है। ये दिमाग में डाल दीजिएगा आप अपने। अब इस जमाने में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो विजयालय है, इन्होंने क्या किया था? तंजावुर, मैंने आपको तंजावुर के बारे में बताया था, इन्होंने तंजावुर में सिटी बसाई, मतलब वो तंजावुर सिटी इन्होंने बसाई है विजयालय ने। लेकिन तंजावुर में और दूसरा तंजावुर प्लस लिख दे रहा हूं, इसका नाम है गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम। ये देखिएगा आप, यहां पर इन्होंने बड़े बेहतरीन मंदिर बनाए। और ये जो है तंजावुर तो इन्होंने बनाया था, बिल्ड किया था, लेकिन बनाया किसने? तंजावुर को बनाने का काम विजयालय ने किया, लेकिन मंदिर और ये सब बनाने का काम किसने किया? राजराजा वन और राजेंद्र ने। ध्यान रहेगा, बहुत मार्वल चीज बनाई, बेहतरीन चीज बनाई। ये आपको दिखा देता हूं, जो राज और राजेंद्र ने जो बनाया अपने, मतलब एक तरीके से उनका काम आगे बढ़ाया अपने विजयालय का। तो यहाँ पर देखिए, ये है गंगई कोंड चोलापुरम। यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्कल्पचर, किस तरीके से ये स्कल्पचर बनाए गए हैं, क्या यहाँ पर आकृति बनी है, बेहतरीन चीज बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नई चीज हुआ ये
कि ये है मंदिर। ठीक है साहब, ये हो गया मंदिर। ये जो मंदिर है, राजा क्या करते थे या जो बड़े बड़े जो पैसे वाले होते थे वो बहुत बड़ा इलाका मंदिर के लिए दे दिया करते थे। अब ये जो इलाका है, यहीं पर इसी जो मंदिर का इलाका है या जो मंदिर है वो न्यूक्लियाई हो गया, ये कहें कि वो सेंटर पॉइंट हो गया सारे डेवलपमेंट के लिए, सारे रेसिडेंस के लिए। लोग यहीं पे आके बसने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी जमीन इनके पास आती थी, अब जमीन बहुत बड़ी थी तो यहाँ पर पैदावार भी होती थी, यानी कि प्रोड्यूस होता था। प्रोड्यूस जो होता था वो उपज होती थी तो पैसा आता था उसको बेचने पर। तो ये जो प्रोड्यूस है या पैसा है वो उस मंदिर के आसपास के लोग में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो माला बनाने वाले हो, गार्लैंड मेकर्स, चाहे वो खाना बनाने वाले कुक्स, चाहे वो मेहतर हो, स्वीपर्स, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डांसर हो, जितने भी लोग इस इलाके में आके बसे या इस मंदिर से वो अपनी जीविका चलाते थे। ये मंदिर जो है ये सेंटर बन गए। और यहाँ पर केवल ये नहीं कि मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, सोशल काम तो हो ही रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक काम भी हो रहे हैं, पैसे का लेन देन भी हो रहा है, कल्चरल मतलब जैसे मैंने बताया नर्तकी, ये डांसर्स और म्यूजिशियन, ये भी काम यहीं पे हो रहा है। इसके अलावा तो समझ गए आप, मंदिर मेन इस चोला के मेन ये है कि मंदिर जहां है वही मतलब सेंटर पॉइंट होगा। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज इमेजेस है, मतलब कांस्य की जो प्रतिमाएं हैं, ब्रॉन्ज इमेज, ये तो बेहतरीन, आप देखिए क्या सुंदर बनाया हुआ है। और ये पूरे विश्व विख्यात थी ऑल ओवर। और मेनली इनको तो जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई गई थी और इतनी फेमस हुई है कि पूछिए मत। एक और चोला का, जब भी चोला का नाम लेते हैं, हम चोल का नाम लेते हैं, तो यहां पर आता है इरिगेशन। क्या नाम आता है? इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। क्या है? सिंचाई। अब इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया सिंचाई में। पहली चीज तो ये है कि जब कावेरी नदी मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो कावेरी नदी है, जब ये डेल्टा बना रही होती है या फिर समुद्र से मिल रही होती है तो ये उलीचती है। उलीचना मतलब होता है कि अलग अलग इसके ऐसे पार्ट बन जाते हैं, स्ट्रीम्स बन जाती है, और ये बाहर जो है पानी इसका इस तरीके से निकलता है। और फिर ये जो पानी है यहाँ पर जो उसके अपने साथ गाद लाया है, उपजाऊ मिट्टी लाया, वो छोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर जो बैंक है, बैंक यानी कि जो तट है, वहां पर बहुत अच्छी मिट्टी आ जाती थी। और एक तो पानी भी आ जा रहा है और मिट्टी भी आ जा रही है। यहाँ पर भी आप देखिए पानी और मिट्टी दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल पिक्चर है, पानी और मिट्टी। तो इसके कारण से जो राइस, आप देखेंगे साउथ इंडिया में लोग मोस्टली चावल ही खाते हैं, तो चावल की पैदावार बड़ी जबरदस्त हो गई यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज, जैसे एक और चीज बताई गई है वटी वयक्कल। इसमें क्या था, ऐसे क्रिस क्रॉस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि किस तरीके से जो पानी आ रहा है, बरसात का पानी, उसका उपयोग किया जाए। जो क्रिस क्रॉस में एक डायरेक्शन था, नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन था वो वटी था। वटी वयक्कल में वटी नॉर्थ साउथ था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, और वयक्कल था ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये वटी हो गया, ये वयक्कल हो गया। इस तरीके से उन्होंने बहुत काम किया। अब हुआ ये कि जब आपको कृषि करनी है तो आप क्या करेंगे? जंगल को क्लियर करेंगे, मतलब जंगल के एरिया को आप कृषि योग्य बनाएंगे। और जब ये जंगल का एरिया जब क्लियर करेंगे तो फिर क्या होगा, इस इलाके को आपको समतल भी करना पड़ेगा। तो ये भी काम इन्होंने किया, फॉरेस्ट जंगल हटाए, लेवल किया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ एम्बैंकमेंट जो होता है, यानी जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा पानी आ जाए, जब बरसात ज़्यादा आ जाएगी तो यहाँ पर वो भी होगा, बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने बाकायदा इस फ्लडिंग के लिए कैनाल्स बनाए, या कहे कि एक, मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए, ये जो करी कलान का नाम दे रहा हूँ, ये बहुत जमाने पहले, जब आज हम इतनी बात करते हैं, इस जमाने में ही जो चोल राजा है उन्होंने डैम बना दिए थे। तो ये डैम बनाना या फिर ये खेती के लिए इंतजाम करना, और साथ में इतनी बढ़िया इन्होंने सिंचाई करवा की व्यवस्था करा दी थी कि एक साल में 2 क्रॉप्स, मतलब 2 पैदावार होने लगी थी, 2 पैदावार। तो ये कई ऐसी जगह थे जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो आर्टिफिशियल कहे इरिगेशन भी करना पड़ता था। तो इसके लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए। इन्होंने क्या किया, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और बड़े बड़े टैंक्स बना दिए वाटर के, मतलब पानी आए, जब रेन वाटर आए तो ये पानी यहाँ पर जमा हो जाए, ये काम किया इन्होंने। लेबर हो गया, संसाधन हो गया, रिसोर्सेज, उसकी व्यवस्था करना, और पानी जब आ जाए तो उसको शेयरिंग कैसे करें, कहाँ कहाँ भेजें, इसकी व्यवस्था भी इन्होंने की। तो इरिगेशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राइट। अब एक और चीज है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब ये जो एम्पायर था, चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कैसा था, जो जहां पर किसान रहते थे
उस जगह को कहते थे उर, जहां पर पीजेंट मतलब होता है किसान, इसको कहते थे उर। अब ये जगह काफी, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी अच्छा काम कर दिया था चोल लोगों ने कि यहाँ जो किसान थे वो अच्छे खासे समृद्ध थे, पैसे वाले थे। उसके बाद हुआ ये कि जब ये एक से ज्यादा उर जब हो जाते थे तो इसको कहा जाने लगा नाडु। एक से ज्यादा उर के कॉम्बिनेशन को नाडु। तो ये जो विलेज काउंसिल है यानी कि जो ग्राम परिषद है और ये जो नाडु है, यही मिलके मैक्सिमम काम किया करते थे, जितने भी प्रशासन के काम हैं इस जगह के, इस जो भी इलाके की हम बात कर रहे हैं, चोल इलाके की जितनी भी थी। तो यहाँ पर ये जस्टिस भी क्या करते थे, मतलब न्याय की व्यवस्था भी यही करते थे, रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन भी यही लोग करते थे, नाडु और जो नगर परिषद है उसका। तो इसमें क्या है कि जो बड़े कास्ट वाले थे, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वेलल्ला उनको कहते थे जो पैसे वाले रिच भूस्वामी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके अंडर में ये नाडु लोग काम करते थे। किनके अंडर में? वेलल्ला। ठीक। अब चोला किंग्स ने क्या किया, जो चोला किंग थे, चोला के जो राजा थे, उन्होंने जो बड़े बड़े ये वेलल्ला थे या कहें कि बड़े बड़े जो जमीन वाले थे या फिर लैंड ओनर्स थे, उनको बड़े बड़े नाम दिए। एक नाम उन्होंने दिया मुवेंदवेलन। मुवेंदवेलन, ये जो मुवेंदवेलन है, इसका मतलब ये है कि आप 3 किंग्स, चोला, चेरा, पांड्या, या फिर ये कहें कि जो भी किंग की बात उस समय में कर रहे हो, कि आप 3 लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। और उनका एक और नाम उन्होंने दिया अरैयार, इन्हीं बड़े लोगों को अरैयार। इसका मतलब है कि भाई आप बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी है, और इन्हीं लोगों को जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, मतलब बड़ी बड़ी जो पोस्ट थी, वो उन्हीं लोगों को दी गई। अब होता यह था कि ब्राह्मण, जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो ब्राह्मण है उनकी बड़ी इज्जत थी, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे, पूजा पाठ वही करते थे। तो इनको जो किंग्स हैं, राजा लोग या और भी जैसे लोग थे, वो इनको जमीन दे दिया करते थे। इसको कहा जाता था ब्रह्मदेय। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय। तो यहां पर जो मैंने ये कावेरी का इलाका बताया आपको, यहाँ पर बहुत सारे सेटलमेंट हो गए थे, यहाँ पर बस्तियां हो गई थी इन ब्राह्मणों की। तो होता यह था कि ये जो ब्रह्मदेय है, ये इनकी एक सभा होती थी। एक सभा, जो ब्रह्मदेय है, इनकी सभा होती थी, जो बड़े बड़े ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स थे ना, जिनके पास पैसा था। और एक तो यह इनका ब्राह्मण की सभा हो गई, जिसको सभा, ब्राह्मणों की सभा को सभा ही कहते थे। इसके अलावा एक और नगरम सभा थी, जिसका नाम नगरम था। ये किनकी सभा थी? ये थी ट्रेडर्स की, जो व्यापारी गण थे उनकी थी। जो व्यापारी गण थे ना, वर्ण व्यवस्था में जो तीसरे नंबर पे आते थे, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे। तो ये बहुत सारे काम करते थे, जैसे प्रशासन वगैरह का काम भी ये कर लिया करते थे। अब यहाँ पर ये जो नाम मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये इंस्क्रिप्शन यानी जो हमें अभिलेख मिले हैं, ये मिला है उत्तर मेरूर। ये है उत्तर मेरूर। कहां पर? ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है चिंगलपुट। तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तरी मेरू मंदिर जो है कांचीपुरम में है, वहां पर हमें ये अभिलेख मिले हैं। इसमें क्लियर बताया गया है कि एक सभा होती थी। सभा जो होती थी, एक सभा बन गई, मतलब इस सभा में बहुत सारे लोग होते थे। और इनका चयन कैसे होता था? ये क्या करते थे? ये एक ऐसे बक्सा रखते थे, उसमें अलग अलग नाम के पर्चे डाल देते थे, एक बच्चे को बुलाते थे और निकाल लेता था वो पर्चा, जिसका भी नाम आता था उसको सभा में या उप समितियों में डाल देते थे। और ये जो उप समिति थी, ये इरिगेशन का, सिंचाई का काम, गार्डन का काम, टेम्पल का काम, यही लोग करते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिट्टी के बर्तन में ये लोग इनका नाम डालते थे और एक नाम बच्चा निकालता था और उसी से ये लोग कमेटी बनाते थे। ये इंस्क्रिप्शन से पता चला है हमें, ध्यान आएगा। उत्तरी मेरूर मंदिर, कांचीपुरम। अब इस जमाने में चाइना में क्या हो रहा था? चाइना में एक तंग डायनेस्टी ऐसी थी जिसने तकरीबन 300 साल राज किया, 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। मतलब आप मान लीजिए 700 से 1000 मान लीजिए ऐसे। तो इसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था xi'an। अब ये उस जमाने में विश्व के सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी। और यहां पर एक, हम क्यों बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में आना चाहिए, हम बात क्यों कर रहे हैं इस चीज की। यहां पर क्या होता था कि जो राजा होते थे, उनके जो भी ब्यूरोक्रेट थे, यानी कि उनके जो मंत्री या फिर उनके जो सहयोगी थे,
वो सारे के सारे एग्जामिनेशन से आते थे, बाकायदा उनका एग्जाम होता था। सोचिए उस जमाने में एग्जाम होता था, और ये एग्जाम 1911 तक चलता रहा। 1911 तक चलता रहा, मतलब पढ़े लिखे लोग आते थे, ऐसे नहीं किसी चाचा भतीजा को आपने बना दिया। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।